आज हम जो फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे जो दो वेव जब सुपर इम्पोज होती हैं तो उससे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, वो कितनी होगी। तो आज हम वो फाइंड करेंगे। तो हमने उसके लिए दो वेव्स कंसीडर की हैं और दोनों वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम ली है और उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको हमने फाई कंसीडर किया है और A1 और A2 उसका एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का। ठीक है, तो किसी भी वेव का जो डिस्प्लेसमेंट है हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, हमने उनको ले लिया है y1 एंड y2, जहाँ y1 की वैल्यू एंड y2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, अब हम वो देख लेते हैं। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव एट x इजिकल टू 0 जो है वो गिवन होगा। तो y1 इजिकल टू होगा A1 साइन ओमेगा टी एंड y2 होगा इजिकल टू A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, वेयर फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स। जो y1 एंड y2 वेव्स हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस लिया हुआ है वो हमने फाई लिया हुआ है। तो अब जब दोनों वेव एक साथ मीडियम में प्रोपोगेट कर रही हैं तो वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगी, जिसकी वजह से जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल y, वो कितना होगा, y इजिकल टू क्या होगा, y1 प्लस y2। यहाँ हम पोजीशन की जो बात करें वो x इजिकल टू हमने 0 लिया हुआ है। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, y इजिकल टू y1 प्लस y2। जहाँ आपकी वैल्यू रखेंगे हम y1 एंड y2 की तो क्या आएगा, ठीक है, A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पर हम जो है जो सेकेंड वाला पार्ट है इसमें हम जो है साइन A प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या होगा, साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। तो ये आपका आ जाएगा y इजिकल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अगर हम इसमें जो है साइन ओमेगा टी वालों को एक साथ लिख के कॉमन ले लें साइन ओमेगा टी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y इजिकल टू A1 प्लस A2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ तक आपको कोई डाउट है। अब इसके बाद जो है हम जो है कंसीडर करेंगे जो आपका जो कॉस वाला कॉस फाई वाली टर्म और जो है साइन फाई वाली टर्म है, ये जो है आपका कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट, तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 कॉस फाई को हमने कंसीडर कर लिया A कॉस थीटा। ठीक है, और A2 साइन फाई को हमने कंसीडर कर लिया A साइन थीटा। ठीक है, अब इसको अगर हम यूज़ करें इससे पहले वाली इक्वेशन में तो अब आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो कॉस फाई वाले में उसमें हमने कॉस थीटा लिया और साइन फाई वाले में साइन थीटा लिया। तो अब जो इक्वेशन आ जाएगी इस वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू, तो आपकी जो y की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, y इजिकल टू हो जाएगा A कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अगर हम A को कॉमन ले तो अगेन ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन A प्लस बी। तो y इजिकल टू क्या आ जाएगा, A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सुपर इम्पोज्ड वेव। ठीक है, जो रिजल्टेंट इक्वेशन होती है किसी वेव के डिस्प्लेसमेंट की किसी पॉइंट पे, तो वो ये होगी। अगेन ये भी एक वेव की इक्वेशन है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव एंड इट हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंटरफेयरिंग वेव्स। ठीक है, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो वही है जो आपकी जो वेव्स थी उनकी थी, क्योंकि हमने दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम ली हुई है। ठीक है, अब इसमें हम जो है जो हमारा A है वो A को हम कहेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो अगेन जो हमने ऊपर वाली टर्म यूज़ किए हैं तो हम उसमें क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करके फिर उसको ऐड करेंगे। ठीक है, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A इज़ गिवन बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का हम स्क्वायर करें दोनों साइड और ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब जो आपका राइट साइड है दोनों साइड उसमें हम देखेंगे तो A स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो आएगा वो क्या आएगा, आपने स्क्वायर किया दोनों साइड, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा इस साइड लेफ्ट साइड और इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब अगेन जो आपका A2 स्क्वायर वाली टर्म है उसमें कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है, तो A2 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 आ जाएगा। तो आपके पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 का स्क्वायर। तो ये आपकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया है A इजकल टू अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक है,
अब जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड में हम ये देखेंगे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो आपका कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम की जो कंडीशन है वो किस पे डिपेंड करती है कि जब दोनों वेव जब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं तो उनके बीच में जो है जो फेज डिफरेंस है वो कैसा है। तो हम अब डिफरेंट केसेस की बात करेंगे। तो अगर वेव सेम फेज में होंगी यानी अगर क्रस्ट टू क्रस्ट सुपर इम्पोज होगा तो आपको पता है कि इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और एम्पलीट्यूड भी क्या होता है, मैक्सिमम। तो पहला जो केस है वो कब है, जब फाई जो है जीरो यानी फेज डिफरेंस जीरो हो। उस केस में वेव सेम फेज में होंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है जो दोनों वेव्स का इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है उसके सम के इक्वल होगा और इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम व्हेन बोथ वेव्स आर इन सेम फेज, यानी उनके बीच जो है फेज डिफरेंस जीरो हो। ठीक है, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स आर इक्वल तो उस केस में जो होगा, जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट का वो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मिनिमम कब होगा। तो वो केस कब है, जब दोनों आउट ऑफ फेस हों, यानी जो उनके बीच फेज डिफरेंस है वो कितना हो, पाई। तो द वेव्स आर आउट ऑफ फेस, देन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा इस केस में, अब अगेन कॉस पाई की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो उस केस में जो है आपका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड। यहाँ हमने मॉड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम हायर में से लोअर वैल्यू को माइनस करेंगे, क्योंकि एम्पलीट्यूड को हम जो है उसकी मैग्नीट्यूड को अगर हम देख रहे हैं तो इसलिए हमने हम आपका मॉड यूज़ किया हुआ है, अंदर स्क्वायर हो रहा है ना। अब द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज मिनिमम व्हेन फेज डिफरेंस इज पाई, दैट मीन्स बोथ वेव्स आर आउट ऑफ फेज। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स आर इक्वल तो उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम यानी कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब हम एम्पलीट्यूड से रिलेटेड इंटेंसिटी की बात करेंगे। तो किसी भी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, यानी उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है। तो अब हम इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, तो द इंटेंसिटीज ऑफ वेव्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स। तो अब हमें जो है आपका इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो अगेन इंटेंसिटी में दो केसेस हम कंसीडर करेंगे, जब फेज डिफरेंस आपका 0 हो और जब फेज डिफरेंस पाई हो, यानी जब सेम फेज में हो और जब आउट ऑफ फेज में हो। तो जब फेज सेम फेज में होंगे उस केस में इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के इक्वल। तो वो कितनी आ जाएगी, A1 + A2 का स्क्वायर। अब इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब दोनों वेव्स क्या होंगी, आउट ऑफ फेस होंगी, यानी एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे ओवरलैप करेगा। तो उस केस में इंटेंसिटी कैसी होती है, मिनिमम। तो वो कौन सा केस है आपका, पाई इज ये जो एंगल है फेज एंगल, पाई इज पाई। तो उस केस में इंटेंसिटी मिनिमम होगी, जो कि कितनी होगी आपका A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर क्लियर हो गया कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी। जब दोनों वेव्स सेम फेज में होंगे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, और जब दोनों वेव्स जो है आउट ऑफ फेज होंगी तो इंटेंसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग जो है जब वेव्स आपकी प्रोपोगेट करती है, इंटरफेरेंस में भी हमने क्या पढ़ा था कि जब जहाँ क्रस्ट टू क्रस्ट ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ मैक्सिमम होगी, और जहाँ ट्रफ टू क्रस्ट हो रही है ओवरलैपिंग वहाँ क्या होगी, मिनिमम होगी। जिसके अकॉर्डिंग हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं। तो हम देख सकते हैं जब दोनों वेव्स जो है सेम फेज में जब होती हैं और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती हैं तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है, और वो जो होगा आर जो होगा यहाँ पर हमने आर से प्रेजेंट किया है वो किसके इक्वल होगा, A1 + A2। ठीक है, यानी कि जब क्रस्ट टू क्रस्ट ओवरलैपिंग होती है या ट्रफ टू ट्रफ होती है उस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होगा। और जब क्रस्ट टू ट्रफ ओवरलैपिंग होगी उस केस में क्या होगा, आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपका मिनिमम होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट भी मिनिमम होगा। तो आप इन दोनों कंडीशंस में देख सकते हैं कि जब दोनों वेव सेम फेज में होती हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम होते हैं, और जब दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज होती हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है, फेज डिफरेंस 0 तो मैक्सिमम, फेज डिफरेंस आपका पाई तो आउट ऑफ फेज यानी तो मिनिमम।